हाय एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। सिस्टमिक पैथोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर जो आपके मेडिसिन के साथ भी बहुत ज़्यादा लिंक होता है, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसे हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन दैट वी विल स्टडी विल बी द ब्लड वेसल्स, जिसे बोला जाता है वैस्कुलर पैथोलॉजी। डिजीजेस स्टार्ट करने से पहले नॉर्मल ब्लड वेसल के बारे में आपको उसकी लाइनिंग जो होती है, लाइनिंग एपिथेलियम, वो जाननी है, और लाइनिंग का नाम है एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स पैथोलॉजी में किस सीडी मार्कर के लिए पॉजिटिव होते हैं? दे आर CD34 पॉजिटिव। इन्हीं एंडोथेलियल सेल्स के अंदर कुछ बॉडीज पाई जाती हैं जिनका नाम है वीबल पैलेट बॉडीज। एंड वीबल पैलेट बॉडीज के अंदर दो चीजें हैं जो हमारे शरीर में स्टोर की जाती हैं। सबसे पहली चीज है वॉन विलेब्रिन फैक्टर। तो आप वीबल पैलेट के W से देखेंगे तो वॉन विलेब्रिन फैक्टर। एंड वीबल पैलेट P फॉर क्या होता है इन बॉडीज के अंदर? P सिलेक्टिन। अगर आपको याद है तो सेकेंड चैप्टर इन्फ्लेमेशन में हमने सिलेक्टिन्स पढ़े थे, उसमें थे सिलेक्टिन, P सिलेक्टिन, तो वो इन वीबल पैलेट बॉडीज के अंदर होता है। तो ये था ब्लड वेसल के बारे में बहुत ही बेसिक जानकारी। अब हम डिजीजेस के अंदर ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे। एंड द फर्स्ट डिजीज दैट यू हैव टू नो इज वैस्कुलाइटिस। ये क्वेश्चन मेडिसिन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वैस्कुलाइटिस की क्लासिफिकेशन को बोला जाता है चैपल हिल क्लासिफिकेशन, और ये क्लासिफिकेशन ब्लड वेसल के आकार और साइज के हिसाब से करी गई है। सो लार्ज वेसल वैस्कुलाइटिस, मीडियम वेसल एंड स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस। लार्ज वेसल वैस्कुलाइटिस में दो अक्षर T एंड T, ये दो वैस्कुलाइटिस लार्ज वेसल माने जाते हैं। T फॉर टेम्पोरल, T फॉर टाकायासु। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है टेम्पोरल आर्ट्राइटिस। टेम्पोरल आर्ट्राइटिस के नाम से हमें आर्टरी जरूर समझ में आ रही है कि ये डिजीज जो होगी वो कौन से वेसल में पाई जाएगी? ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी में पाई जाएगी, मतलब मरीज के टेम्पोरल आर्टरी में। अब अगर ये मरीज की एक फोटो आपके सामने अगर आप देखो तो एग्जामिनेशन पे आपको क्या मिलेगा कि जो मरीज की टेम्पोरल आर्टरी है वो नोड्यूलर थिकनिंग, वो स्वोलन है। और जब आप पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए वो आर्टरी टच करोगे तो मरीज को बहुत दर्द होगी, मतलब दिस इज वेरी वेरी टेंडर, इट्स नोड्यूलर एंड टेंडर टेम्पोरल आर्टरी। बट जब मरीज आपके पास आएगा तो वो कौन सी कंप्लेंट के साथ आएगा? विच इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम? सो इट इज गोइंग टू बी लोकलाइज थ्रॉबिंग हेडेक। मरीज को सर में दर्द होगा, जो प्लीज रिमेंबर, एक तो सर में दर्द ज्यादा होगा, थ्रॉबिंग मतलब जरूरत से ज्यादा हेडेक होगा। लोकलाइज, लोकलाइज मतलब एक जगह केंद्रित होगा, जहां पर टेम्पोरल आर्टरी इन्वॉल्व है वहीं पर मरीज को हेडेक होगा। ये था सबसे कॉमन सिम्टम। बट अगर सबसे स्पेसिफिक सिम्टम पूछा गया जो इसी डिजीज के लिए होता है, दैट इज पेन इन द जॉ। सो जॉ क्लॉडिकेशन इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम ओवर हियर। बट सबसे डेंजरस, खतरनाक सिम्टम कौन सा होता है? यदि किसी मरीज के विजन में प्रॉब्लम आए या ब्लाइंडनेस हो जाए तो उसे हम सबसे डेंजरस मानेंगे। तो तीन प्रकार के क्वेश्चन है जिसमें आपको ध्यान देना है एग्जाम के अंदर। मोस्ट कॉमन पूछा गया तो लोकलाइज्ड हेडेक, मोस्ट स्पेसिफिक पूछा गया तो जॉ पेन, एंड अगर मोस्ट डेंजरस पूछा गया तो लॉस ऑफ विजन, जिसे आप सडन ब्लाइंडनेस के नाम से भी जान सकते हो। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज होगी दैट विल बी इस पेशेंट की एज क्या होती है। तो टेम्पोरल आर्ट्राइटिस का दूसरा नाम पढ़ो जायंट सेल आर्ट्राइटिस। तो याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया कि जायंट सेल आर्ट्राइटिस जायंट लोगों में देखा जाता है, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर होती है, जायंट लोग, उनमें ये डिजीज ज्यादा देखी जाती है। और जायंट सेल पैथोलॉजी में मतलब माइक्रोस्कोप पे क्या देखने को मिलेगा? जायंट सेल्स और ग्रैन्युलोमा देखने को मिलेंगे। इस फोटो को अगर आप जूम इन करो तो इस ब्लड वेसल के अंदर आपको डेफिनेटली बहुत सारे जायंट सेल्स मतलब जिनके अंदर बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स दिखेंगे। और जहां जायंट सेल दिखेगा वहां साथ में ग्रैन्युलोमा भी दिखेगा। बट इसी में पैथोलॉजी में एक स्पेशल स्टेन पूछा जाता है, एंड दैट स्पेशल स्टेन इज गोइंग टू बी द VVG स्टेन। VVG स्टेन क्या दर्शाने की कोशिश करता है? एक अगली फोटो को जूम इन करके देखो तो हर ब्लड वेसल में आपको एक ब्लैक कलर की ऐसी जिग-जैग लाइन जरूर दिखाई देगी जिसका नाम होता है इंटरनल इलास्टिक लमाइना। ये आपको लगभग सारी ब्लड वेसल्स में मिलती है। पर इस डिजीज में ध्यान से देखो तो ये ब्लैक कलर की लाइन यहाँ पे टूटी हुई है, तो इसे बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन ऑफ इंटरनल इलास्टिक लमाइना। सो याद रखना कि फ्रैगमेंटेशन ऑफ इंटरनल इलास्टिक लमाइना is seen in giant cell arthritis. So remember these main points, but मेडिसिन के अंदर ट्रीटमेंट पूछा जाता है। तो ट्रीटमेंट इज दैट आपको पेशेंट में ASAP स्टेरॉइड स्टार्ट करने हैं। जैसे ही मरीज आपके पास आया और आपको ऐसा अभी सिर्फ शक हुआ है कि शायद इसकी टेम्पोरल आर्टरी है, हेडेक हो रहा है, तो शायद इस मरीज को टेम्पोरल आर्ट्राइटिस है, जब तक आपको पैथोलॉजी की रिपोर्ट मिलेगी बायोप्सी के बाद तो शायद 24 से 48 घंटे हो चुके होंगे। तो क्या आप इतना वेट करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर उस दौरान मरीज की
विजन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो ज़्यादा खतरनाक बात है। तो आप स्टेरॉइड्स में वेट मत करना, रिपोर्ट की वेट नहीं करनी, स्टेरॉइड्स आपको जैसे ही क्लिनिकल सस्पेशन हो स्टेरॉइड स्टार्ट करने। सो दैट इज द फर्स्ट लार्ज वेसल वैस्कुलाइटिस, दैट इज टेम्पोरल आर्थराइटिस। दूसरा वाला जो टी है वो है टाकायासु आर्थराइटिस। टाकायासु आर्थराइटिस का जो दूसरा नाम है एओटो आर्थराइटिस, वो ये बताता है कि जो यहाँ पर फोटो दिख रही है आर्च ऑफ एओटा वो इफेक्टेड है। आर्च ऑफ एओटा की कौन सी ब्लड वेसल सबसे कॉमनली इफेक्टेड होती है? सबक्लेवियन आर्टरी। तो इस फोटो में अगर आप देखो तो जो वेसल है वो अंदर से कुछ नैरोइंग, थोड़ी पतली हो गई है। क्यों नैरो हो गई है? तो साथ वाली फोटो ये देखो, ल्यूमेन क्या है, देयर इज अ वेरी वेरी नैरो ल्यूमेन दैट आई कैन सी। तो ये ल्यूमेन नैरो क्यों हुआ? ब्लड वेसल की कौन सी लेयर है जो मोटी हो गई है जिसकी वजह से ल्यूमेन पतला हो गया है? तो वो लेयर जो है ब्लड वेसल की वो है इंटिमा। तो ब्लड वेसल का जो इंटिमा है वो थिक हो गया है जिसकी वजह से ब्लड वेसल नैरो हो गई है। नैरो ब्लड वेसल मतलब अब खून के बहाव में दिक्कत आएगी, ब्लड फ्लो कम होगा ही होगा। दिस मीन्स अगर पेशेंट का ब्लड फ्लो ही कम हो गया तो पल्स कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। और इस वजह से इस डिजीज का नाम रखा गया है पल्सलेस डिजीज। तो मतलब यदि आप मरीज की रेडियल आर्टरी, जो कि आप नॉर्मली पैल्पेट करते हो पल्स देखने के लिए, रेडियल आर्टरी पैल्पेट करोगे तो आपको पल्स या तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी या फिर बहुत वीक पल्स मिलेगी। तो अपर लिम्ब की पल्सेस ज़्यादा वीक होती हैं इसके अंदर। बट यही आप पेशेंट की फीमोरल आर्टरी लोअर लिम्ब में कोई पल्स पैल्पेट करोगे तो शायद आपको पल्सेशन नॉर्मल मिलेगी, क्योंकि सबक्लेवियन आर्टरी ज़्यादातर हमारे अपर लिम्ब को सप्लाई करती है, तो पल्स की दिक्कत भी अपर लिम्ब में ज़्यादा देखी जाती है। दिस इज वॉट यू नीड टू नो अबाउट टाकायासु आर्थराइटिस। तो लार्ज वेसल में दो आए, टेम्पोरल एंड टाकायासु। लार्ज वेसल आर्थराइटिस खत्म। अब हम चलते हैं मीडियम वेसल वैस्कुलाइटिस की तरफ, जिसका निमोनिक है पान खाता बच्चा। सो पान खाता बच्चा, 3 डिजीजेस जो इसके अंदर आपको जाननी है। पहले है पान, एंड पान में डिजीज का नाम भी पान ही है। पान स्टैंड्स फॉर पैन एक्चुअली, पॉली आर्थराइटिस नोडोसा। अगर आप उसकी नाम को थोड़ा सा संधि विच्छेद कर दो तो पॉली मतलब बहुत सारी एंड आर्थराइटिस मतलब आर्टरीज। तो ये बहुत सारी शरीर की अलग अलग आर्टरीज में होता है, बट सबसे कॉमन आर्टरी जिसमें ये पाया जाता है दैट इज द रीनल वेसल। अब एक आदत हमें शुरू से है कि जैसे ही कोई बोलेगा रीनल वेसल तो डिजीज जो हमारे दिमाग में आती है वो होती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। बट इन मरीजों में रीनल वेसल तो इन्वॉल्व होती है पर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नहीं पाया जाता, और यही आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन है, देयर इज नो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने कहा सारी, ऑलमोस्ट सारी आर्टरीज इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा वो कौन सी एक ब्लड वेसल है जो नहीं इन्वॉल्व होती। तो रिमेंबर, पॉली आर्थराइटिस नोडोसा में पी वाली ब्लड वेसल नहीं इन्वॉल्व होती, जो कि है पल्मोनरी वेसल्स, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट PYQ दैट यू हैव। लास्टली, अगर आप पहले चैप्टर में जाओ, 3 अल्फाबेट वाली डिजीजेस में कौन सी नेक्रोसिस पाई जाती है? तो पॉली आर्थराइटिस नोडोसा में फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिलती है, और ये सेम पिंक कलर वाली फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस की फोटो हम सब ने फर्स्ट चैप्टर सेल इंजरी में भी देखी है। द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इज पॉली आर्थराइटिस नोडोसा क्यों होता है? तो 30% लोगों में देखा गया कि ये डिजीज हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन की वजह से पाई गई है। सरफेस एंटीजन का माइक्रोबायोलॉजी में जो दूसरा नाम आप पढ़ते हो दैट इज नोन एज द ऑस्ट्रेलिया एंटीजन। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा वो लगभग एक मिडिल एज 30-40 ईयर ओल्ड की फीमेल होगी यूजुअली, एंड 30% केसेस में आप वो कहेंगे कि जो फीमेल है वो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव पाई गई है, तो आप जो डिजीज उसमें लिखोगे दैट विल बी पॉली आर्थराइटिस नोडोसा। तो पान खाता बच्चा में पान हो गया, खाता इज कावासाकी। ये डिजीज आपने डेफिनेटली पीडियाट्रिक्स में पढ़ी होगी, क्योंकि के फॉर कावासाकी, के फॉर किड्स, ये छोटे बच्चों में पाई जाती है, ज्यादातर 5 साल से कम की उम्र में बच्चों में पाई जाती है। और इस डिजीज का डायग्नोसिस बनाने के लिए एक क्राइटेरिया है जिसे डॉक्टर्स फॉलो करते हैं। उस क्राइटेरिया में फीवर एक मैंडेटरी क्राइटेरिया है, मतलब ये बच्चे को होगा ही होगा। इसके अलावा 5 और चीजें हैं जिसका नाम है क्रीम क्राइटेरिया, बट 5 का होना जरूरी नहीं है। इन 5 में से यदि आपको मरीज में 4 या 4 से अधिक भी मिल जाएंगे तो आप उसे क्रीम क्राइटेरिया पॉजिटिव मानोगे। तो एटलीस्ट 4 हैव टू बी प्रेजेंट। तो क्या होता है क्रीम क्राइटेरिया? ये अभी जो रिसेंटली May 24 का INICET एग्जाम था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। सी फॉर कंजंक्टिवाइटिस, तो किस प्रकार का कंजंक्टिवाइटिस पाया जाता है ये क्वेश्चन था। इट इज अ
नॉन प्यूरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस, नॉन प्यूरुलेंट बिकॉज ऑब्वियसली प्यूरुलेंट तो ज़्यादातर बैक्टीरिया और इन्फेक्शंस की वजह से होता है। कावासाकी डिजीज बैक्टीरिया या किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन की डिजीज नहीं है, तो इसमें जो कंजंक्टिवाइटिस है दैट इज नॉन प्यूरुलेंट। ओके, नेक्स्ट फॉर आर, बच्चे में रैश होगा बॉडी पे। ई फॉर एडिमा मतलब सूजन होगी। ए फॉर लिम्फ अडीनोपैथी, यूजुअली ये लिम्फ अडीनोपैथी गर्दन में सर्वाइकल लिम्फ अडीनोपैथी देखी जाती है। एंड लास्टली एम फॉर म्यूकोजल। नाउ दिस इज द कैच पॉइंट ओवर हियर। म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट में क्या देखने को मिलता है बच्चे में? स्ट्रॉबेरी टंग। नाउ दिस इज द क्रीम क्राइटेरिया, जल्दी से रिपीट करते हुए, कंजंक्टिवाइटिस, रैश, एडिमा, अडीनोपैथी एंड म्यूकोजल। बट आगे बढ़ने से पहले स्ट्रॉबेरी टंग एक तो कावासाकी डिजीज में मिलती है, ये अभी हमने पढ़ लिया, बट माइक्रोबायोलॉजी की भी एक डिजीज है जिसे बोला जाता है स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर में भी स्ट्रॉबेरी टंग देखी गई है। तो दो डिजीजेस, कावासाकी एंड स्कारलेट फीवर में स्ट्रॉबेरी टंग। अब उसके बाद आजकल जो पूछा गया है रीसेंट क्वेश्चन, पोटेंशियल क्वेश्चन कि ये डिजीज हो क्यों रही है, मरीजों में किस प्रकार की एंटीबॉडीज मिलेंगी, अगर आप किसी का ब्लड टेस्ट करोगे बच्चे का तो क्या मिलेगा। तो इसमें जो एंटीबॉडीज पाई गई हैं दैट इज एंटी एंडोथेलियल सेल एंटीबॉडीज एंड दिस कुड बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन। एक छोटी सी कहानी जो सुन लो, जब कोविड का फर्स्ट वेव आया था और महाराष्ट्र में बहुत से बच्चों को कोविड पाया गया था, तब उन बच्चों में, कोविड जिन बच्चों को हुआ था उनमें टेस्ट किया गया था और देखा था कि कोविड के बच्चों में ज्यादातर कावासाकी जैसे फीचर्स थे और कोविड के बच्चों में भी ये एंटीबॉडी पाई गई थी और कावासाकी में भी एंटीबॉडी पाई गई है। तो एक छोटा सा लिंक इसके अंदर निकला था उस टाइम पे, बट उसके बाद अभी हमारे पास इतना डेटा नहीं है कि हम ये लिंक आगे इसको बढ़ा सकें। सेकेंड, इन बच्चों में एक और ब्लड काउंट ज्यादा होता है दैट इज प्लेटलेट। जब किसी मरीज का प्लेटलेट बढ़ता है तो क्लिनिकली क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस। फाइनली जो कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़ी डराने वाली है, क्योंकि कभी नहीं आपने सुना होगा कि 5 साल या 4 साल के बच्चे में हार्ट अटैक हुआ या एमआई हुआ, बट इन बच्चों में ऐसी कॉम्प्लिकेशंस देखी जाती हैं क्योंकि इन बच्चों में कॉरोनरी आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो या तो कॉरोनरी आर्टरी में बच्चे को कॉरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म होगा या फिर बच्चे को एमआई हो सकता है। तो घूम फिर के ये एक ऐसी डिजीज है जो बच्चे में डेथ का कारण बन सकती है, जिसकी वजह से इसको जानना, पहचानना और ट्रीट करना बहुत जरूरी है। पान खाता बच्चा में पान पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा खाता, कावासाकी डन। द लास्ट वन इज बर्जर्स डिजीज। बर्जर्स डिजीज की स्पेलिंग पहले जानना जरूरी है, मरीज हम उसके बाद जानेंगे। स्पेलिंग में क्या है? स्पेलिंग में एक अल्फाबेट, एक अक्षर है दैट इज यू, क्योंकि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बर्जर्स। एक तो वो बर्जर है जिसके बीच में यू आता है, तो जिस बर्जर्स में यू आता है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है, मतलब वो वैस्कुलाइटिस है। यू वाला बर्जर्स, वी वाला बर्जर्स, यू और वी को पास पास रखना। यू वाला बर्जर्स वी वाला बर्जर्स होता है, मतलब वो वैस्कुलाइटिस है। आगे जाके एक ऐसा बर्जर्स पढ़ोगे जिसमें यू नहीं आएगा, मतलब वो वैस्कुलाइटिस नहीं है, वो जो डिजीज है वो रीनल पैथोलॉजी में पढ़ोगे दैट इज आईजीए नेफ्रोपैथी। इन दोनों बर्जर्स की स्पेलिंग अलग है, पेशेंट अलग है, सब कुछ अलग है, सिर्फ ये देखने में, बोलने में समान है, बाकी सब कुछ इनके बारे में अलग है। ये किसी भी प्रकार से सेम डिजीजेस नहीं है। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो होगा बर्जर्स, यू वाला बर्जर्स, वैस्कुलाइटिस। ये क्वेश्चन एफएमजी एग्जाम में 2023 में आया था कि बर्जर्स डिजीज का दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज TAO, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। संधि विच्छेद करो, पूरी डिजीज आपके सामने। थ्रोम्बो का मतलब क्या होता है? थ्रोम्बो का मतलब होता है ब्लड क्लॉट। एंजाइटिस का मतलब क्या होता है? आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। एंड ऑब्लिटरेंस का मतलब तो पता ही है कि पूरी तरीके से जो ब्लड वेसल है वो बंद हो जाएगी, मतलब खून का बहाव उसमें बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप एक ब्लड वेसल देखो तो ये ब्लड वेसल जैसी लग ही नहीं रही, क्योंकि सेंटर में कोई खाली जगह ही नहीं है, ब्लड फ्लो करने के लिए कोई जगह बची ही नहीं, पूरी ब्लड वेसल बंद हो चुकी है, ऑब्लिटरेट हो चुकी है, मतलब आर्टरी और वेन हर प्रकार से ऑब्लिटरेटेड है। अब खुद सोचो, अगर किसी मरीज की आर्टरी और वेन ऐसे बंद है, ब्लड सप्लाई चल ही नहीं रहा, ऐसा मरीज शाम को उसका मन करा कि 20 मिनट के लिए वॉक पे चलते हैं, तो क्या वो 20 मिनट से ज्यादा या 15 मिनट से ज्यादा रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग कर पाएगा? नहीं। जो मरीज है वो आपको आके कहेगा देयर इज इंटरमिटेंट लेग क्लॉडिकेशन, वो 15 मिनट बाद वापस आके जरूर बोलेगा कि चलने के बाद मेरे टांगों में, मेरे काव्स में बहुत दर्द हो रही है। वाई? बिकॉज द आर्टरीज एंड द वेन्स आर ऑब्लिटरेटेड, ब्लड सप्लाई पहुंच ही नहीं पा रहा।
पर ऐसा वो 2-3-4 महीने बोलेगा, उसके बाद वो कहेगा अब मैं वॉक ना भी जाऊं, जॉगिंग, वॉकिंग, रनिंग कुछ भी ना करूं, फिजिकल एक्टिविटी ना भी करूं, फिर भी मेरे पैरों में दर्द होती रहती है। तो कुछ महीने बाद वो मरीज कहेगा कि देयर इज पेन एट रेस्ट। क्यों? क्योंकि कुछ महीने के बाद जो डिजीज पहले सिर्फ आर्टरी और वेन तक सीमित थी, अब वो एक्सटेंड होते होते नर्व्स को भी इन्वॉल्व करने लग गई है। तो एक बार नर्व इन्वॉल्व हो जाएगा तो मरीज को कुछ भी काम करे बिना अपने पैरों में दर्द महसूस होगा। सो इनिशियली द पेशेंट इज गोइंग टू हैव इंटरमिटेंट पेन, धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद पेशेंट इज गोइंग टू हैव पेन इवन एट रेस्ट। तो आर्टरी इन्वॉल्व हो गई, वेन भी इन्वॉल्व हो गई, नर्व भी इन्वॉल्व हो गई। तो वो कौन सी चीज है जो कभी इन्वॉल्व नहीं होती? और यही आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, लिम्फेटिक्स आर नेवर इन्वॉल्व्ड इन बर्जर्स डिजीज। अब फाइनली ये डिजीज हुई क्यों? तो याद करने का जो तरीका है वो है बर्जर्स बी से शुरू होता है और बीडी भी बी से शुरू होती है। तो बीडी या बेसिकली बीडी याद करने का तरीका है, किसी भी प्रकार की स्मोकिंग की वजह से बर्जर्स डिजीज हो सकती है। तो इसकी वजह से अगर आपको पेशेंट की ट्रीटमेंट करनी है तो कुछ भी खास नहीं, उसको आपको कन्विंस करना है, काउंसिल करना है कि पेशेंट अपनी स्मोकिंग की हैबिट छोड़ दे। बाकी जो उसको दर्द हो रही है आप उसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हो, बट अगर पूरा इलाज करना चाहते हो तो स्मोकिंग जो है पेशेंट को छोड़नी पड़ेगी। फाइनली मीडियम वेसल वैस्कुलाइटिस हो गया, दैट इज पान खाता बच्चा। अब बाकी जितने भी आएंगे वो चले जाएंगे स्मॉल वेसल में। स्मॉल वेसल में दो प्रकार की चीजें आती हैं। पहला वाला है हेनॉक्सॉनलाइन परप्यूरा एंड दूसरी वो डिजीजेस हैं जो एक एंटीबॉडी के साथ एसोसिएटेड है जिसका नाम है एंका एंटीबॉडी। पहले हम हेनॉक्सॉनलाइन परप्यूरा पढ़ लेते हैं जो आपने डेफिनेटली पीडियाट्रिक्स में पढ़ा होगा, बिकॉज हेनॉक्सॉनलाइन परप्यूरा बच्चों में पाया जाता है। इनफैक्ट बच्चों का सबसे कॉमन वैस्कुलाइटिस इज HSP, हेनॉक्सॉनलाइन परप्यूरा। नाउ रिमेंबर, हम इसके अंदर थोड़ा सा बंगाली, जैसे बंगाली बात करते हैं तो उनके एक्सेंट में बात करेंगे। हम हेनॉक्सॉनलाइन परप्यूरा को आज से जानेंगे हेनॉक्सॉनलाइन पारप्यूरा के नाम से, ठीक है? थोड़ा सा बंगाली एक्सेंट की तरह याद करेंगे तो हमारा निमोनिक बन जाएगा। पारप्यूरा मुझे क्या बताएगा कि वो ऐसे कौन से 4 ऑर्गन्स हैं जो इन पेशेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो रिमेंबर, P फॉर परप्यूरिक रैश, और ये परप्यूरिक रैश ज्यादातर लोअर लिम्स में पाई जाती है। Next is going to be arthralgia, जोड़ों का दर्द, joint pain, that is known as arthralgia. A for abdominal pain and R for renal involvement. Renal involvement मतलब मरीज the patient will complain of hematuria, पेशाब में खून की दिक्कत। ये एग्जामिनर आपको लिख के देगा because most common involvement in HSP is of renal. Remember we are talking about purpura, arthralgia, abdominal pain and renal. तो ये सवाल जरूर आपके दिमाग में उठेगा कि ये सब क्यों हो रहा है, और इसके लिए अगर आप इसमें एक A और ऐड कर ही दो पारप्यूरा में, तो ये सारी दिक्कत एक एंटीबॉडी के बढ़ने की वजह से हो रही है जो कि है IgA एंटीबॉडी। जिससे मुझे एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आई कि आज तक जब भी हम किसी भी प्रकार की परप्यूरिक रैश पढ़ते हैं, जैसे कि डेंगू के मरीजों में भी परप्यूरिक रैश पाई जाती है, तो परप्यूरिक रैश का मतलब हमारे जहन में हमेशा आता है कि प्लेटलेट काउंट में कोई दिक्कत हुई होगी या प्लेटलेट काउंट जरूरत से नीचे गिर गया होगा। और यहीं पे ये चीज डिफिकल्ट है या डिफरेंट है बाकी सबसे, कि मरीज को यहाँ पे परप्यूरा हो तो रहा है बट प्लेटलेट काउंट, रिमेंबर प्लेटलेट काउंट इज नेवर डिक्रीज। इन मरीजों में ये प्लेटलेट की दिक्कत की वजह से नहीं है, ये डेंगू फीवर जैसा नहीं है। इन मरीजों का प्लेटलेट काउंट ज्यादातर नॉर्मल पाया जाता है, कुछ मरीजों में अधिक पाया जाता है। नॉर्मल हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कम कभी नहीं हो सकता। ये है हेनॉक्सॉनलाइन परप्यूरा का टेक होम मैसेज। आज से नहीं, हम इसे जानेंगे हेनॉक्सॉनलाइन परप्यूरा। फाइनली HSP इज डन। अब हम जो अगली चीज पढ़ेंगे दैट इज गोइंग टू बी द वंस व्हिच आर एसोसिएटेड विद एंका। तो एंका एक एंटीबॉडी है जिसके रिलेशन में 3 और डिजीजेस हमें पढ़नी होती हैं। तो एंका एंटीबॉडी पढ़ने से पहले इन 3 डिजीजेस का नाम पढ़ लेते हैं। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एंका वैस्कुलाइटिस, द फर्स्ट वन इज वेजिनस ग्रैन्युलोमेटोसिस। तो आजकल ऑथर्स क्या कह रहे हैं कि ग्रैन्युलोमेटोसिस नाम से ये तो समझ आ रहा है कि इस डिजीज में ग्रैन्युलोमा पाया जाता होगा, पर वेजनर्स नाम से कोई फायदा हो नहीं रहा, तो ये नाम हटा दिया गया है। अब इस डिजीज का नाम रखा गया है GPA, दैट इज ग्रैन्युलोमेटोसिस। नाम इन्होंने अभी भी रखा, वो चीज एज इट इज है। साथ में बोला पॉलीएंजाइटिस, ग्रैन्युलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस। मुझे नाम से सब कुछ समझ में आ जाता है कि ग्रैन्युलोमा भी दिखेगा एंड आर्टरी वेन का प्रॉब्लम है, एंजाइटिस है, पॉलीएंजाइटिस, बहुत सारी आर्टरीज वेन्स इन्वॉल्व होंगी। तो GPA इसका नया नाम है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा ग्रैन्युलोमा इसमें पाया जाएगा, तो ग्रैन्युलोमा कौन से ऑर्गन में मिलेगा? ब्लड वेसल में तो मिलेगा
मिलेगा ही, क्योंकि ये ब्लड वेसल की डिजीज है। दूसरा किडनीज में पाया जाता है, जब आप किडनी में जाओगे तो एक डिजीज पढ़ोगे RPGN टाइप 3, जो कि वेजिनस ग्रैन्युलोमेटोसिस की वजह से होती है। एंड फाइनली ये लंग्स में भी पाया जाता है। तो ग्रैन्युलोमा इज सीन इन ब्लड वेसल, किडनी एंड लंग्स। ये एक ट्रायड है। एक और ट्रायड है, अगेन 3 चीजें जो याद करने के लिए हमने याद करा है, ENT ट्रायड। व्हाट इज ENT ट्रायड? सो ईयर्स में पेशेंट को क्या होता है? ओटाइटिस मीडिया। नोज में पेशेंट को होता है नेजल सेप्टल परफोरेशन। एंड थ्रोट में हमने याद करा है स्ट्रॉबेरी गम्स। प्लीज कंफ्यूज मत करना, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने स्ट्रॉबेरी टंग पूछा तो आपका आंसर होगा बच्चों वाला, किड्स वाला कावासाकी। एंड अगर एग्जामिनर ने स्ट्रॉबेरी गम्स पूछा तो G फॉर गम्स, G फॉर ग्रैन्युलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस, मतलब वेजिनस ग्रैन्युलोमेटोसिस। ओके, वेजिनस के बाद जो बाकी 2 हैं, दोज आर माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस एंड शर्ग-स्ट्रॉस सिंड्रोम। माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस का एक दूसरा नाम होता है, दैट इज ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वैस्कुलाइटिस। अगेन फेवरेट टर्म को ब्रेक करो, सब कुछ समझ आ जाएगा। वैस्कुलाइटिस शब्द का अर्थ आप जानते हो। ल्यूको मतलब व्हाइट ब्लड सेल एंड क्लास्टिक मतलब टूटना। तो इसमें क्या देखा जाता है? इसमें जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो टूटे हुए पाए जाते हैं, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल इज ब्रोकन, उसे बोलते हैं ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वैस्कुलाइटिस। अब इसे क्यों हमें अलग से नहीं याद करना? बिकॉज दिस इज द ऑपोजिट ऑफ पैन। जो जो आपने पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा में पढ़ा, उसका विपरीत करने पर आपको जो डिजीज मिलेगी वो होगी माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस। तो क्या है पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा में? अब उल्टा करके पढ़ लो, लिखने की जरूरत नहीं है। पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा में 30% लोगों में हेपेटाइटिस बी पाया जाता था, माइक्रोस्कोपिक में नहीं पाया जाएगा। पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा में ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कभी भी नहीं होता, पल्मोनरी वेसल्स कभी भी इन्वॉल्व नहीं होती, यहाँ पे सब कुछ होगा। माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी होगा, पल्मोनरी वेसल्स भी इन्वॉल्व होंगी। पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा में फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस देखा जाता था, बट माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस में फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस नहीं, उसका दूसरा नाम ब्रोकन WBC ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक देखा जाता है। तो पैन में जो जो आपने बुलेट पॉइंट्स पढ़े उसका उल्टा कर दो, माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस मिल जाएगा। द लास्ट वन विच इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर INI-CT स्टूडेंट्स इज शर्ग-स्ट्रॉस सिंड्रोम। शर्ग-स्ट्रॉस सिंड्रोम का भी नाम अब बदल दिया है, इसे बोलते हैं EGPA। GPA तो मुझे पता है, GPA क्या था? ग्रैन्युलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस, ये तो वेजिनस का नाम था। उसी GPA के आगे एक शब्द ऐड कर दिया, इओसिनोफिलिक। यदि इस मरीज में इओसिनोफिल्स बढ़ गए तो अब उसे क्या बोला जाएगा? इओसिनोफिलिक ग्रैन्युलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस, जो कि होता है शर्ग-स्ट्रॉस सिंड्रोम। The last question before I go on to what was this ANCA is that in सारे vasculitis में से large, medium, small, एक क्वेश्चन पूछा गया है, which of the following does not show granulomas? तो क्या आंसर करोगे? And if you've gone through PYQs तो ये क्वेश्चन आपको पक्का मिला होगा। The one that does not show granulomas is going to be microscopic polyangiitis. Always remember, very famous previous year question. तो इसके अंदर एक शब्द का मतलब अभी जानना है, एंका क्या होता है? एंका एक प्रकार की एंटीबॉडी है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। मतलब ये जो एंटीबॉडी है ये न्यूट्रोफिल सेल के प्रति बनाई गई है। 2 प्रकार की एंका एंटीबॉडीज होती हैं, एक होता है C एंका और एक होता है P एंका। और इसे देखने के लिए जो यहाँ पे टेक्निक हमने यूज करी है, अगर आप देखो तो ये ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस दिखाई दे रही है, तो इस टेक्निक का नाम है इम्यूनोफ्लोरेसेंस। तो अगर आप इस सेल को देखो, C का मतलब क्या है? C मतलब साइटोप्लाज्मिक। तो अगर कोई भी एक सेल को हम ड्रॉ करें, यदि ये एक सेल है, तो आपको ग्रीन कलर कहाँ दिख रहा है? मुझे ये पूरा सेल ही ग्रीन कलर दिख रहा है। बीच में ये 3 ब्लैक कलर के सर्कल्स को छोड़ दो तो बाकी पूरा जो मुझे सेल दिखाई दे रहा है वो ग्रीन कलर का ही दिखाई दे रहा है। मतलब पूरा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस नहीं, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म ग्रीन कलर का हो चुका है। यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखो तो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म, यहाँ पे भी पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म ग्रीन कलर का हो चुका है। तो ये है C एंका, राइट। बट रिमेंबर, अगर दूसरी फोटो में देखो तो पूरा सेल ग्रीन नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियस के आसपास ऐसे लग रहा है कि आपने एक रेखा बनाई है सिर्फ न्यूक्लियस के आसपास की, बाकी पूरे सेल में आपने ग्रीन कलर नहीं डाला। तो सिर्फ जो न्यूक्लियस के आसपास वाला एंका आता है उसे बोला जाता है
पेरी न्यूक्लियर एंका। पी एंका का मतलब होता है सिर्फ न्यूक्लियस के आसपास। सी एंका और पी एंका देखना समझ में आ गया तो अब जानो कि इनके आजकल नाम बदल चुके हैं। सी एंका इज नोन एज PR3 एंका एंड पी एंका इज ऑल्सो नोन एज MPO एंका। अब एग्जाम में जाके ये कंफ्यूजन होगा ही होगा कि कौन सा PR3 था और कौन सा MPO था, और जब ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन गलत होने वाला है तो कौन आके आपका क्वेश्चन ठीक करेगा और आपको रिवाइव करेगा, वो होगा CPR। CPR मुझे ये बताता है कि सी एंका का जो दूसरा नाम है, सी एंका का जो दूसरा नाम है वो है PR3 एंका, तो क्रॉस कनेक्शन नहीं बनाना। अब कौन सी डिजीज में कौन सी एंका एंटीबॉडी देखी जाती है, अभी हमने ये 3 डिजीजेस पढ़ी थी, तो इनमें से वेजिनस ग्रैन्युलोमेटोसिस में तो दोनों एंकास देखे जाते हैं। वेजिनस ग्रैन्युलोमेटोसिस में सी एंका भी देखा जाता है, पी एंका भी देखा जाता है, तो अगर बोथ का ऑप्शन हुआ वेजिनस के लिए आप बोथ मार्क कर देना। पर अगर कोई एक सिलेक्ट करना हुआ तो सी एंका ज्यादा देखा जाता है, और याद करने का तरीका इज वेरी सिंपल। आप याद करोगे विद वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप विल टेल यू W फॉर वेजिनस एंड C फॉर कौन सा एंका ज्यादा, C पहले P बाद में, तो C एंका ज्यादा पाया जाता है, P एंका कम पाया जाता है। और इस पूरे निमोनिक को अब 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल अगर किसी ने देखा था, सभी ने देखा होगा, तो आपको पता था कि उसके फाइनल में इंडियन टीम को CPR की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी थी, राइट। सो रिमेंबर ये जो वर्ल्ड कप और CPR वाली चीजें हैं वो साथ में रखना। दैट इज सी एंका इज नोन एज PR3 एंका, और सी एंका कौन सी डिजीज में ज्यादा देखा जाता है, वेजिनस। इसके बाद दुनिया की सारी डिजीजेस पी एंका में आप डस्टबिन की तरह फेंक दो। मतलब अगर पूछा गया क्या वेजिनस में पी एंका दिखता है, बिल्कुल दिखता है। क्या माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस में पी एंका दिखता है, यस। शर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम में पी एंका दिखता है, यस। तो अब देखा जाए वेजिनस में, माइक्रोस्कोपिक में और शर्क-स्ट्रॉस सभी में पी एंका तो सभी जगह कॉपी पेस्ट करना है, पर सी एंका कहाँ कॉपी पेस्ट करना है, सी एंका सिर्फ वर्ल्ड कप के साथ रखना है, पर पी एंका हर जगह कॉपी पेस्ट करना है। इसके अलावा आगे के चैप्टर्स में जाके हम सी एंका पी एंका कहाँ पढ़ेंगे, तो उसमें भी सी एंका को तो छोड़ दो, सी एंका वर्ल्ड कप पे चला गया, कहानी खत्म। अब हम आते हैं पी एंका की तरफ। पी एंका अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी पाई जाती है, क्रॉन्स डिजीज में भी पाई जा सकती है। तो यदि एक मार्क करना है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, बट अगर अल्सरेटिव और क्रॉन्स दोनों पूछा गया तो बोथ। इसके अलावा लिवर में एक डिजीज है प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस, उसमें भी पी एंका एंटीबॉडी हैज बीन फाउंड। सो दिस इज द फुल समरी दैट यू हैड टू नो, एंड दैट फाइनली फिनिशेस ऑफ योर वैस्कुलाइटिस। मतलब HSP पढ़ लिया और एंका वाले पढ़ लिए। खत्म करने से पहले प्लीज जान लो ये जितने भी एंका वाले वैस्कुलाइटिस थे, दीज आर ऑल्सो नोन एज द पॉसी इम्यून वैस्कुलाइटिस। तो जो सबसे मेजर टॉपिक था वो आपका खत्म हो गया। अब जो 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो शुरू कर लेते हैं। सो द सेकंड टॉपिक ऑफ ब्लड वेसल पैथोलॉजी, स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस का सिंपल इंग्लिश में मतलब होता है स्टिफ या किसी भी चीज का अकड़ जाना। अगर हाथ में स्क्लेरोसिस होगी तो हाथ अकड़ जाएंगे, अगर फेस पे होगा तो फेस के फीचर्स, आपके जितने भी इमोशंस हैं वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि शक्ल ऐसे लगेगा जैसे अकड़ गई है। तो यहाँ पर ब्लड वेसल की बात कर रहे हैं तो ब्लड वेसल में स्क्लेरोसिस बोलेंगे। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की स्क्लेरोसिस आपको जाननी है। सबसे पहली हाईली आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस, नाम में सब कुछ लिखा है। स्क्लेरोसिस मतलब स्टिफ अकड़ना, आर्टेरियो मतलब ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल की स्क्लेरोसिस। बट हाईलीन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे देखो ये जो ब्लड वेसल है वो ऐसा लग रहा है पूरे तरीके से आपने पिंक कलर से पेंट कर दिया हो, तो ये जो पिंक ग्लासी अपीयरेंस दिख रही है इसे बोला जाता है हाईलीन। तो हाईलीन आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस कौन सी डिजीज में देखी जाती है? नंबर 1 इट इज सीन इन बिनाइन हाइपरटेंशन एंड नंबर 2 इट इज सीन इन डायबिटीज मेलाइटिस। हाईलीन के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज नोन एज हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस। हाइपरप्लेजिया का मतलब हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, मतलब किसी प्रकार के सेल्स का नंबर बढ़ना। तो कौन से सेल्स बढ़ रहे हैं नंबर में? सबसे पहले अगर मसल, स्मूथ मसल होता है ना आर्टरी में, तो स्मूथ मसल बढ़ेगा या फाइब्रोब्लास्ट बढ़ेगा? ये दोनों सेल्स जब बढ़ेंगे, और यही सेल्स को अगर आप ध्यान से देखो कि इतने सारे ब्लू 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 कलर के सेल्स हैं जो इस ब्लड वेसल में बढ़ गए हैं और ना ही बढ़े हैं, साथ के साथ उनकी अरेंजमेंट कैसी हो गई है, इट इज लुकिंग लाइक द अनियन स्किन अपीयरेंस। तो ये कौन सी डिजीजेस में देखी जाती है? दिस इज नोन एज द मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। सो लेट अस रिपीट वंस अगेन। बिनाइन हाइपरटेंशन में देखा जाता है हाईलीन आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस, और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में ये अनियन स्किन वाला हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस। थर्ड, यू हैव रेड दिस इन द फर्स्ट चैप्टर,
मॉन्केबर्ग स्क्लेरोसिस, इस नाम से ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। मॉन्केबर्ग स्क्लेरोसिस के दूसरे नाम में उस डिजीज़ के बारे में सब कुछ लिखा है, जिसका नाम है CMD, कैल्सिफिक मीडियल डिजेनरेशन। कैल्सिफिक शब्द मुझे ये बताता है कि किस प्रकार की डिजीज़ है, कैल्सिफिकेशन की डिजीज़ है। टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, दिस इज डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। तो ये कैल्शियम डिपोजिशन या ये कैल्सिफिकेशन ब्लड वेसल में कहाँ पाया जाता है? मीडियल का मतलब ट्यूनिका मीडिया। तो अगर आप ये फोटो जूम इन करके देखो, ये एक ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल की जो लेयर यहाँ पर है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको कुछ ब्लू ब्लू कलर का मटेरियल जरूर दिखाई दे रहा है। और कहाँ दिखाई दे रहा है? ब्लड वेसल की ट्यूनिका मीडिया में। तो यही वो कैल्शियम है जो ट्यूनिका मीडिया में दिखाई दे रहा है। पर क्यों दिखाई दे रहा है? डीजेनरेशन। अगर इसका रीजन पूछा जाए तो ये डीजेनरेशन है, मतलब ये ओल्ड एज में हम सब में, हमारी ज्यादातर ब्लड वेसल्स में देखी जाएगी। इसका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। दैट इज व्हाट यू हैव टू नो। Monkeyberg sclerosis done. Fourth one I'm sure everyone already knows, कौन सा sclerosis? Atherosclerosis। तो जल्दी से जो एग्जाम वाले क्वेश्चंस हैं वो पढ़ लेते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस डायबिटीज की वजह से होता है, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से होता है, अल्कोहल, स्मोकिंग, ओबेसिटी, ये सारे रीजंस तो सबको पता है। तो चांसेस हैं कि इन पे क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसी कोई इन्फेक्शन हो जो एथेरोस्क्लेरोसिस करा सकती हो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वन इज गोइंग टू बी क्लमाइडिया। उसके अलावा साइटोमेगालोवायरस एंड हर्पीज। यदि आप कोई एक सबसे इंपॉर्टेंट याद करना चाहते हो तो प्लीज लर्न क्लमाइडिया, बिकॉज दैट इज द मोस्ट कॉमन दैट दे आस्क यू इन द एग्जाम। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में जो सबसे पहला लीजन बनता है, उस लीजन का नाम है फैटी स्ट्रीक। ये फैटी स्ट्रीक कितनी बड़ी होती है? कुछ कुछ मिलीमीटर जितनी होती है। मतलब इफ दिस इज अ ब्लड वेसल फॉर एग्जाम्पल, तो फैटी स्ट्रीक बहुत ही छोटी स्ट्रीक्स होंगी, जो आजकल तो कुछ छोटे बच्चों में भी पाई जाती हैं, क्योंकि इतना जंक फूड और सिडेंट्री लाइफस्टाइल है। तो फैटी स्ट्रीक होने का ये मतलब नहीं है कि किसी को उसी समय हार्ट अटैक हो जाएगा। फैटी स्ट्रीक आगे जाके क्या क्या बनाएगा, कितनी ऑब्स्ट्रक्शन कराएगा, ये डिपेंड करता है कि किसी का लाइफस्टाइल, खान पान, एक्सरसाइज किस प्रकार का है। तो फैटी स्ट्रीक आगे जाके क्या बनाता है जिससे दिक्कत हो सकती है? दैट इज नोन एज एथेरोमेटस प्लाक। So that is what is dangerous. So my question is, ये एथेरोमेटस प्लाक ब्लड वेसल में बनता कहाँ है? अगर ये एक ब्लड वेसल है जिसके अंदर यहाँ पर ल्यूमेन है और सबसे अंदर वाली लेयर का क्या नाम होता है? ट्यूनिका इंटिमा। तो ध्यान से देखो, अगर ये ट्यूनिका इंटिमा है तो जो एथेरोमेटस प्लाक है वो इंटिमा के नीचे बन रहा है, मतलब जो उसका लोकेशन है इज गोइंग टू बी सब इंटिमल। ये क्वेश्चन है। और इस एथेरोमेटस प्लाक में क्या पाया जाता है? देयर आर सम सेल्स नोन एज फोम सेल्स। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, फोम सेल्स। क्या होते हैं फोम सेल्स? तो एथेरोमेटस प्लाक का मतलब था कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, बेसिकली बहुत सारा फैट। हमारी बॉडी में एक सेल है जिसे जहां भी कहीं खाना मिलेगा वो वहां पहुंच जाएगा। मतलब वो सेल सिर्फ हमारी तरह है, उसे जहां भी पता लगेगा कि यहाँ पे फ्री का खाना मिल रहा है तो वो पहुंचेगा ऑफ कोर्स। तो वो सेल का नाम है मैक्रोफाज। मैक्रोफाज को पता लग गया कि अरे यार यहाँ पे इतना ज्यादा फैट, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फ्री का खाना, भंडारा लगा है, चलो चले खा के आते हैं। तो मैक्रोफाज वहां जाएगा और ये सारी चीजों को खा लेगा। इन्हीं सेल्स को बोला जाता है फोम सेल्स। सो व्हाट इज फोम सेल्स? फोम सेल इज गोइंग टू बी लिपिड लेडन मैक्रोफाजेस। फोम सेल इज लिपिड लेडन मैक्रोफाजेस। चैप्टर 1 लिपिड वर्ड आते ही कौन सा स्टेन दिमाग में इमीडिएटली क्लिक करना चाहिए? दैट इज ऑलरेडी पॉजिटिविटी। सो सबसे पहले इज गोना बी फैटी स्ट्रीक, फिर बनेगा एथेरोमेटस प्लाक, वो कोलेस्ट्रॉल को खाने पहुंचेंगे मैक्रोफाजेस जिन्हें आप बोलोगे फोम सेल्स। इसके आगे क्या हो गया? क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशन होगा मतलब मरीज को अक्यूटली कोई दिक्कत होने वाली है। तो निमोनिक क्या याद करेंगे कॉम्प्लिकेशंस का? इट इज गोइंग टू बी अक्यूट। ए फॉर सबसे पहले उस ब्लड वेसल में एन्यूरिज्म हो सकती है, मतलब ऐसे आउट पाउचिंग टाइप ऑफ एन्यूरिज्म देखी जा सकती है। नेक्स्ट कैल्सिफिकेशन कैन अकर, यस। अगर वो प्लाक रप्चर हो जाए तो अल्सरेशन हो सकता है, और अगर उसमें ब्लड क्लॉट बन गया तो थ्रोम्बोसिस, और थ्रोम्बोसिस से आगे हमेशा जब वो ब्लड क्लॉट फैलता है उसे बोलते हैं एम्बोलिज्म। सो रिपीटिंग वंस अगेन, पेशेंट विल हैव एन्यूरिज्म, कैल्सिफिकेशन, अल्सरेशन,
thrombosis, embolism. These are the 5 complications that can occur in cases of the mnemonic for atherosclerosis complications. पर ये सब कहाँ हो रहा है? What are the blood vessels affected in atherosclerosis? सबसे पहली blood vessel जो हर किसी के दिमाग में आती है, मेडिको या नॉन मेडिको, that is coronary artery. बट हमें याद करना है पूरी बॉडी में मोस्ट कॉमन ब्लड वेसल से लेके लीस्ट कॉमन का कौन सा एक सीक्वेंस है. उसके लिए एक निमोनिक याद करेंगे, ACP डेली ट्रैफिक इस्क्यूट. सो व्हाट इज दिस ACP डेली ट्रैफिक इस्क्यूट? A फॉर अब्डोमिनल एओर्टा. उसके बाद आता है कॉरोनरी आर्टरी, जैसे कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग या उसकी ब्रांचेस. तो हमेशा याद करना कि अब्डोमिनल एओर्टा पहला मोस्ट कॉमन है, फिर आता है हमारा कॉरोनरी आर्टरी, फिर आता है पॉप्लीटियल आर्टरी. तो ACP हो गया. डेली ट्रैफिक इज गोइंग टू बी डिसेंडिंग thoracic branch, I is going to be internal carotid and C will be circle of Willis. So I can say circle of Willis सबसे least common है जहाँ atherosclerosis होगा, and abdominal aorta सबसे most common है. अब ये पूरा सीक्वेंस याद करना क्यों जरूरी है? ACP डेली ट्रैफिक इस्क्यूटिस. यदि आपको एग्जाम में सिर्फ ये 4 ऑप्शंस देके क्वेश्चन पूछा गया तो इन 4 ऑप्शंस में से सबसे कॉमन कौन सी मार्क करके आओगे? तो फिर इनमें से जो लिस्ट में सबसे ऊपर है वो है पॉप्लीटियल. तो ये पूरी सीक्वेंस एज इट इज याद करना बहुत जरूरी है. फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्क्लेरोसिस खत्म. एंड जो लास्ट टॉपिक आपको जानना है इन ब्लड वेसल पैथोलॉजी इज वैस्कुलर ट्यूमर्स. यदि आप ये टॉपिक सर्जरी से पढ़ चुके हो तो यहाँ पे इजीली स्किप कर सकते हो, बट अगर आपको एक जल्दी से 10-15 मिनट का रिवीजन करना है, सो वैस्कुलर ट्यूमर्स फ्रॉम पैथोलॉजी यू कैन स्टडी. तो हर ट्यूमर को हम इन्हीं 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक होते हैं बिनाइन ट्यूमर्स जिनमें कैंसर नहीं होता किसी प्रकार का, एक होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जिनका सरल भाषा में नाम ही कैंसर है. तो एक हो गया बिनाइन, नो कैंसर, एक हो गया मैलिग्नेंट यानी कि कैंसर. पर इन ट्यूमर्स में ब्लड वेसल में एक ऐसा ट्यूमर है जो दोनों कैटेगरीज के बीच में है, जो कि हम अभी तक नहीं डिसाइड कर पाए कि वो पूरे तरीके से बिनाइन भी नहीं है, पूरे तरीके से कैंसर भी नहीं है, वो ग्रे जोन में जो है उसे हमने बोला इंटरमीडिएट ट्यूमर्स. तो अब एक एक करके पढ़ते हैं. पहले वी विल स्टडी बिनाइन ट्यूमर्स, जिसके लिए वी हैव अ टेबल. I think everyone knows the most common is going to be capillary hemangioma and cavernous hemangioma. तो benign tumors में hemangioma. Clinically बताओ पहले कैसे differentiate करते हैं. यदि examiner आपको बोलेगा कि ये जो blood vessel का ट्यूमर है ये सारी superficial sites पे पाया गया, मतलब ये मरीज के स्किन में या फिर oral cavity के म्यूकोजा में, तो ये सिर्फ superficial parts में पाया जा रहा है तो वो capillary hemangioma होता है. और अगर वो deep organs या टिश्यूज में पाया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गन्स लाइक लिवर, बॉडी में डीप ऑर्गन्स में पाया जाएगा, तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो कैवर्नस हेमांजियोमा है. और यही चीज अगर हमें डिफरेंशिएट करनी है पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो क्लिनिकली बोलेंगे बॉडी में स्किन में है, सुपरफिशियल साइट्स में है, और पैथोलॉजी वाले क्या बोलेंगे कि कैपिलरी हेमांजियोमा में जो कैपिलरी साइज की ब्लड वेसल्स होती है ना, छोटी छोटी पतली पतली ब्लड वेसल्स, वैसी ब्लड वेसल्स हमें स्लाइड पे दिख रही है. तो इस फोटो में अगर आप देखो तो जो ब्लड वेसल्स का साइज है वो बहुत ही छोटा है. बहुत छोटी साइज की ब्लड वेसल्स अगर मिल रही हैं तो आप क्या डायग्नोसिस बनाओगे? कैपिलरी हेमांजियोमा. वेरस कैवर्नस, कैवर्नस का तो मतलब ही होता है बहुत बड़ी बड़ी डायलेटेड. कैवर्न मतलब डायलेटेड चैनल. तो इस फोटो में अगर एक ब्लड वेसल को भी हाईलाइट करो तो वो इतनी बड़ी ब्लड वेसल है, फिर ये एक दूसरी ब्लड वेसल है. तो जब बहुत बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स दिखेंगी तो वो हो जाएगा कैवर्नस हेमांजियोमा. कमिंग ऑल द वे बैक, सुपरफिशियल साइड और छोटी ब्लड वेसल्स कैपिलरी, डीप साइट्स विद लार्ज ब्लड वेसल्स कैवर्नस. मेडिसिन में क्वेश्चन पूछा जाता है कैवर्नस हेमांजियोमा इज एसोसिएटेड विद VHL सिंड्रोम, वॉन हिप्पल-लिंडाउ सिंड्रोम. एंड लास्ट ईयर INI-CET में क्वेश्चन था VHL 3 अल्फाबेट होता है ना, तो कौन सा क्रोमोसोम डिलीशन इसमें पाया जाता है? तीसरा क्रोमोसोम डिलीटेड होता है. तो VHL में 3 अक्षर, तीसरा क्रोमोसोम डिलीट कर देना. आफ्टर दीज हेमांजियोमास जो अगला डिजीज है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसके सारे नाम लगभग गलत है. अगली डिजीज का नाम है पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा. पायोजेनिक शब्द से समझ आता है कि शायद इसमें पस बनती होगी, पर इसमें नहीं बनती. ग्रैन्युलोमा वर्ड ऐसा दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि इसमें ग्रैन्युलोमा बनता होगा, जो कि नहीं बनता. तो पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा एक मेडिसिन में ऐसी डिजीज है जिसका पूरे तरीके से नाम गलत है, तो इसको एक और नाम दिया गया, ग्रैन्युलोमा ग्रेविडेरम. वो भी आधा गलत ही है, क्योंकि क्या इसमें ग्रैन्युलोमा देखा जाता है? नहीं, ये तो ब्लड वेसल का प्रॉब्लम है. ग्रेविडेरम वर्ड ठीक है, क्योंकि ये ग्रेविडा प्रेग्नेंट
फीमेल्स में देखा जाता है। तो फाइनली जो इसको ठीक नाम दिया गया, करेक्ट नेम दिया गया, दैट वाज प्रेगनेंसी ट्यूमर। तो प्रेगनेंसी ट्यूमर में हमें एक हिस्ट्री आएगी फीमेल की, प्रेगनेंसी ट्यूमर एंड एक रेड कलर का लीजन या तो ओरल कैविटी में हो सकता है या फिंगर्स में हो सकता है। सो इफ आई शो यू दैट लीजन, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक। सो देयर इज अ रेड कलर लीजन एंड कहीं प्रेगनेंसी की हिस्ट्री होगी। तो पैथोलॉजी में क्या देखने को मिलेगा? LCH, मतलब होगा तो कैपिलरी हेमेंजियोमा ही, मतलब वो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स, बट डिफरेंट क्या है कि उन ब्लड वेसल्स ने अपने छोटे छोटे गुट बना लिए, ग्रुप्स बना लिए, मतलब लोब्यूल्स। अगर आप देखो तो उन्होंने अपना एक अंदर अंदर ग्रुप बना लिया। ये सारी छोटी ब्लड वेसल्स ने एक ग्रुप यहाँ पे बनाया, एक ग्रुप यहाँ बनाया, एक यहाँ, एक यहाँ, तो अपने अपने फ्रेंड्स के साथ ब्लड वेसल्स ने छोटे छोटे गुट बना लिए। उसे बोला गया लोब्यूलर कैपिलरी हेमेंजियोमा। सो कमिंग बैक, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है that what is the other name of pyogenic granuloma या granuloma gravidarum या pregnancy tumor पैथोलॉजी में? LCH, lobular capillary hemangioma। बहुत सारे हेमेंजियोमास करने के बाद जो लिम्फेटिक चैनल का ट्यूमर है वो है लिम्फेंजियोमा। लिम्फेंजियोमा जेनेटिक्स चैप्टर में आया है, टॉट यू कि यदि ये लिम्फेंजियोमा किसी की गर्दन में पाया जाएगा तो उसका नाम बदल दोगे। लिम्फेंजियोमा इन द नेक इज नोन एज अ सिस्टिक हाइग्रोमा, और ये ज्यादातर कौन सी क्रोमोसोमल अनोमली में पाया जाता है? टर्नर सिंड्रोम, मतलब 45XO में पाया जाता है। द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी ग्लोमस ट्यूमर। ग्लोमस ट्यूमर पहचानने के दो तरीके हैं। जो डिजीज, जो ट्यूमर होगा वो हमेशा सब अंगुअल, मतलब नेल बेड पे आपको एक ट्यूमर की हिस्ट्री दी जाएगी और मरीज को जरूरत से ज्यादा पेन, एक्सक्रूशिएटिंग पेन इस पेशेंट में देखा जाएगा। तो ये होता है ग्लोमस ट्यूमर। यहाँ पे ट्यूमर है जो पेशेंट के नेल बेड पे है एंड पेशेंट के पेन का कोई मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। देयर इज एक्सक्रूशिएटिंग पेन दैट द पेशेंट विल हैव। तो ये ट्यूमर तो इजी हो गया पहचानना, बट यही अगर पूछा गया कि ये ट्यूमर अराइज कहाँ से होता है, सो दिस इज अराइजिंग फ्रॉम द ग्लोमस बॉडीज। ये लिखने की चीज नहीं है, सिर्फ एक बार समझ लो कि ग्लोमस बॉडीज जो होती हैं वो कहाँ होती है हमारी बॉडी में? वो हमारे फिंगर टिप्स पे होती है। भगवान ने हमें ग्लोमस बॉडीज क्यों दी है? क्योंकि भगवान चाहता है कि हम अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके, थर्मो रेगुलेशन कर सके। क्योंकि जो लोग स्पेशली जो दिल्ली में रहते हैं मेरी तरह, उन्हें सर्दियों में 0 डिग्री से लेके गर्मियों में आजकल 50 डिग्री तक का भी टेम्परेचर सहना पड़ता है। तो थर्मो रेगुलेशन फॉर माई बॉडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ग्लोमस बॉडीज क्या होती है ये हम लिखेंगे नहीं, ये आप समझ लो। ग्लोमस बॉडीज हमारे फिंगर टिप्स पे नॉर्मली पाई जाती हैं। ये एवी एनास्टोमोसिस होते हैं, आर्टेरियोवेनस एनास्टोमोसिस। तो हमें भगवान ने ग्लोमस बॉडीज क्यों दी है? क्योंकि हमें अपना थर्मो रेगुलेशन करना है, टेम्परेचर रेगुलेशन करना है। स्पेशली जो लोग दिल्ली में रहते हैं मेरी तरह, जिन्हें विंटर्स में 0 डिग्री से लेकर समर्स में 50 डिग्रीज के टेम्परेचर के बीच में रहना है, थर्मो रेगुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो उनका मतलब ये है कि ग्लोमस बॉडीज देने की वजह से आपकी बॉडी में थर्मो रेगुलेशन आसान हो जाती है। वो जो ग्लोमस बॉडीज हैं उनमें से जो ट्यूमर अराइज होता है उसे बोला जाता है ग्लोमस ट्यूमर। नाउ कमिंग फाइनली टू द लास्ट वन, बैसिलरी एंजियोमेटोसिस। माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। BA फॉर बैसिलरी एंजियोमेटोसिस एंड BA for the bacteria that causes it is Bartonella henselae. If you remember microbiology में the stain for Bartonella henselae is Warthin-Starry silver stain. So Bartonella henselae वही बैक्टीरिया था जो माइक्रोबायोलॉजी में एक और चीज कराता था, that was cat scratch disease. तो cat scratch disease by Bartonella henselae, bacillary angiomatosis by Bartonella henselae, the stain is Warthin-Starry silver stain, and I think by now all my students know कि जहाँ जहाँ सिल्वर वर्ड आएगा वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म का कलर होगा दैट इज ब्लैक। तो Warthin-Starry सिल्वर स्टेन और कहाँ पे ज्यादा कॉमनली पढ़ा जाता है? एक तो इट इज अ स्टेन फॉर Bartonella henselae, इसके अलावा स्टमक में फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज अ स्टेन फॉर H. pylori. सो ऑल द बिनाइन ट्यूमर्स आर डन फॉर अस। बिनाइन ट्यूमर्स के बाद जो हम अगली कैटेगरी पढ़ेंगे दैट इज इंटरमीडिएट ट्यूमर्स। इंटरमीडिएट ट्यूमर्स में सिर्फ एक चीज है दैट इज कापोसी सार्कोमा। कापोसी सार्कोमा कौन से वायरस की वजह से होता है? ह्यूमन हर्पीज वायरस 8। ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है, जो DNA है, न्यूक्लिक एसिड है, उसे बोला जाता है लाना। सो अगर पूछा गया एग्जाम में इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री पे HHV तो नहीं लिखेंगे क्योंकि वो लिख दिया तो हर कोई कापोसी सार्कोमा बना लेगा ना। वो HHV ना लिख के सिर्फ लिखेंगे लाना पॉजिटिविटी कौन से ट्यूमर में देखी जाती है, तो दैट इज कापोसी। एंड दिस क्वेश्चन इज ओनली एंड ओनली फॉर माई INICET एस्पिरेंट्स, नॉट NEET, नॉट FMG।
ओके, तो HHV8 की वजह से होता है एंड ज़्यादातर ये जो मरीज हैं ये HIV एड्स के पेशेंट होते हैं, तो बेसिकली किसी प्रकार की इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट मेंशन्ड होगी। द मोस्ट कॉमन लोकेशन ये लीजन्स होते हैं स्किन में, मतलब क्यूटेनियस लीजन्स होते हैं एंड क्यूटेनियस मतलब लोअर लिम्ब में ज़्यादा पाए जाते हैं, बट अदर देन स्किन ये कहाँ देखने को मिलते हैं? सेकेंड मोस्ट कॉमन साइट इज द लिम्फ नोड। तो अगर इस फोटो को ध्यान से देखो, इसमें बहुत सारा ब्लड तो सभी को दिखाई दे रहा होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, जूम इन करे बिना भी दिख रहा था। पर जो सेल्स हैं, अगर आप ध्यान से सेल्स की शेप देखो तो वो थोड़े से खिंचे हुए और लंबे दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं उनका जो आकार है दैट इज द स्पिंडल शेप्ड सेल्स। That is about intermediate tumor, that is Kaposi sarcoma. अब क्या बचा? थर्ड कैटेगरी लेफ्ट। इंटरमीडिएट के बाद लास्ट वन इज मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में दो चीजें आती हैं, दैट इज नंबर वन इज गोइंग टू बी एंजियोसार्कोमा। एंजियोसार्कोमा मोस्ट कॉमनली लिवर में, ये हम पढ़ चुके हैं, लिवर में भी पढ़ा है और नियोप्लेजिया के चैप्टर में भी पढ़ा है। एंजियो मतलब ब्लड वेसल, सार्कोमा मतलब कैंसर। कहाँ पे हो रहा है? लिवर में हो रहा है। क्यों हो रहा है? इट इज ड्यू टू वैट केमिकल्स। व्हाट इज वैट केमिकल्स? वी फॉर विनाइल क्लोराइड, ये तो सभी को पता है, विनाइल क्लोराइड प्लास्टिक्स और पॉलीविनाइल क्लोराइड की वजह से हमारे पास उसका एक्सपोजर होता है। ए फॉर आर्सेनिक, तो जो भी खाने में और आजकल सब्जियों में जिस भी प्रकार के पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, पेस्टिसाइड्स हमारे पास क्या लेके आते हैं? आर्सेनिक लेके आते हैं। एंड फाइनली टी फॉर थोरोट्रास्ट। थोरोट्रास्ट क्या होता है? थो फॉर थोरियम एंड ट्रास्ट का मतलब सबको पता है कि रेडियोलॉजी में कॉन्ट्रास्ट डाइज यूज करी जाती है, तो ये भी एंजियोसार्कोमा करा सकता है, विच मीन्स कि आजकल ये वाली डाई नहीं यूज करते होंगे ना रेडियोलॉजी में। एंड ये तीनों केमिकल्स का होना जरूरी नहीं है, इनमें से कोई एक केमिकल भी अगर हमारा एक्सपोजर इससे हुआ तो हमारा रिस्क एंजियोसार्कोमा के लिए बढ़ जाता है। तो सिंपल याद करने का जो तरीका होता है, वैट केमिकल्स की वजह से कौन से ऑर्गन की वाट लगने वाली है? लिवर की वाट लगने वाली है। दैट इज जस्ट अ वे ऑफ लर्निंग इट। ओके, सो वैट केमिकल्स, एंजियोसार्कोमा, लिवर, एक कैंसर खत्म। दूसरा कैंसर ब्लड वेसल का है, हिमैंजियोपेरिसाइटोमा, जिसे पहचानने के लिए सबने ऑफ कोर्स डियर के हॉर्न्स, हिरन के जो सींग होते हैं वो देखे हैं ना, तो इसमें जो ब्लड वेसल्स है वो बिल्कुल हिरन के सींग की तरह होता है। मतलब दिस इज गोइंग टू बी, ध्यान से देखो, अलग अलग शेप के ब्लड वेसल्स दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें बोला जाता है स्टैग हॉर्न ब्लड वेसल्स, या तो स्टैग हॉर्न ब्लड वेसल्स या फिर फिश हुक ब्लड वेसल, और ये पाए जाते हैं हिमैंजियोपेरिसाइटोमा में। That finishes off the malignant tumors also. So ज्यादातर ट्यूमर्स हिमैंजियोमा, लिम्फेंजियोमा बिनाइन थे, कापोसी सार्कोमा इंटरमीडिएट था, एंजियोसार्कोमा और हिमैंजियोपेरिसाइटोमा मैलिग्नेंट थे। ये चैप्टर खत्म करने से पहले वन लास्ट क्वेश्चन। 45-year-old male patient has presented with a subungual mass of 1/1 centimeter which is having excruciating pain। subungual और excruciating एक ही ट्यूमर बनेगा, ग्लोमस ट्यूमर। अगर एग्जामिनर ने प्रेगनेंसी की हिस्ट्री दी होती तो पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा बनता, अगर स्टैगहॉर्न हिरन के सींग होते तो हिमैंजियोपेरिसाइटोमा बनता, और अगर वो कैट स्क्रैच वाला बार्टोनेला हेंसले होता तो बैसिलरी एंजियोमेटोसिस होता। सो दैट इज हाउ यू नीड टू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड विद दैट ब्लड वेसल वाला चैप्टर खत्म, वैस्कुलर पैथोलॉजी हो गया। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे दैट विल बी कार्डियक पैथोलॉजी।